नमस्कार, स्वागत है आपका आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा मार्केट में, और इसी के साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बन रहा है बाजार पर, और इसके अलावा कुछ खास मैनेजमेंट से हमने बात भी की, उनका क्या कहना है ग्रोथ आउटलुक पर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं और शुरुआती कमजोरी के बाद निचले स्तरों से बाजार संभलते हुए नजर आए। क्लोजिंग आज काफी अच्छी हुई, 91 अंक ऊपर बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में करीब 127 अंकों की बढ़त आज देखने को मिली है। चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो 1:1 का ही रेशियो था लगभग। एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर में बढ़त देखने को मिल रही थी और आज के टॉप परफॉर्मर थे M&M, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, HUL। यहाँ पर करीब 2 से 3% की मजबूती आज के दिन देखने को मिली। वहीं कमजोरी वाले शेयर्स पर देखेंगे तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, ICICI बैंक, पावर ग्रिड आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा था और दिन भर का ट्रेड सेटअप कैसा रहा, ये भी समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो बाजार ने शुरुआती कमजोरी जरूर दिखाई, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट का एक कंसर्न था। उसके ठीक बाद जो रिकवरी दिखी काफी मजबूत थी वो रिकवरी दिन भर इंटैक्ट रही और क्लोजिंग में भी हमने देखा शानदार आउट परफॉर्मेंस के साथ हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग नजर यहाँ पर आई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, कई सारे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती थी, लेकिन शुरुआत सीमेंट से करना चाहेंगे क्योंकि सीमेंट सेक्टर में जो बिग डील होती हुई नजर आई, हमने देखा कि अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ACC अंबुजा के लिए जो बड़े मैनेजमेंट बदलाव आते दिखे, फंड रेजिंग की खबर आती हुई देखने को मिली। उसके ठीक बाद सीमेंट प्लेस में ACC अंबुजा तो फोकस में थे ही, लेकिन इसके अलावा भी तमाम सीमेंट कंपनियां, चाहे फिर वो छोटी मझौली हो या बिग प्लेयर्स हो, अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा मारुति ऑटोमोबाइल के लगातार नए लॉन्चेस हम देख रहे हैं। मारुति अपने ग्रैंड विटारा के चलते फोकस में रही और इसी के साथ हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की और मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी इसका एक एक्शन जरूर नजर आया। राइस स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती रही। KRBL, LT फूड्स जैसे स्टॉक 7 से लेकर 10% तक की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे थे। वहीं फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक पर खास तौर से नजर रखें क्योंकि बिगेस्ट वन डे गेन 3 मार्च के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक ने देखी करीब 6-6.25% तक की तेजी के साथ स्टॉक में ट्रेड्स नजर आए। बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से स्टॉक्स दे रहे थे? HDFC ट्विंस टू स्टार्ट विद। HDFC बैंक में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स दिन भर दिखे और क्लोजिंग में भी मजबूती जो है वो कायम रही। इन्फोसिस, HUL जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज दिखा। हालांकि कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स नहीं दिखा पाए और लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव इन स्टॉक्स में नजर आया। LNT, पावर ग्रिड और NTPC जैसे स्टॉक्स भी, पावर ग्रिड पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई और उसका एक इम्पैक्ट भी आता हुआ जरूर दिखा। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, स्कॉट्स क्यूबोटा के स्टॉक में अच्छी तेजी थी। फोर्टिस, MFSL, अल्केम लैब और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में तेजी नजर आई और लूजिंग कैंडिडेट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को, नाम इंडिया, LNT टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स रहे। वहीं सेक्टोरल्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में तेजी अच्छी खासी थी। सबसे आगे FMCG प्ले, उसके ठीक बाद IT सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र और फार्मा प्लेस। केवल मेटल्स और साथ ही रियल एस्टेट पैक 2 सेक्टर्स रहे जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके अलावा बाजार का दिन भर का एक्शन काफी मजबूत रहा। क्लोजिंग में सेंसेक्स में हमने देखा 300 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज क्लोज हुआ। तो एक अच्छा सेटअप, अच्छा दिन बाजार के लिए। बिल्कुल, तो काफी अच्छा दिन था, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और पॉजिटिव क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, अब एक खास रिसर्च की तरफ आपको लेके चलते हैं और हमने 2 हफ्ते पहले सोने को लेकर आपको एक अंदेशा जताया था कि सोने में बड़ी गिरावट आ सकती है। वहां से अब तक MCX पर देखेंगे तो सोने में 1500 रुपए और कॉमिक्स पर $100 तक की गिरावट आ चुकी है। सोने की चाल की एनालिसिस के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन और टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल बोथरा के साथ मौजूद हैं। बताइए विश्व मोहन, आपने जो एनालिसिस किया था काफी सटीक साबित होता हुआ नजर आया। अभी चार्ट्स को लेकर क्या एनालिसिस है? देखिए, हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल जी हैं, लेकिन उससे पहले कुणाल जी, सबसे पहले बधाई। आपने सबसे पहले अंदेशा जताया था कि गोल्ड 40,000 तक जा सकता है। हालांकि आपने जब 2 सितंबर को आपसे बात हुई थी और उस समय भाव 50,500 के आसपास
से अब 49,000 के आसपास आ गया है। 1,500 रुपए MCX पर और करीब करीब $100 कॉमेक्स पर भाव नीचे आ चुका है। और जिस तरह के माहौल ग्लोबली बन रहे हैं, लगातार सोने को लेकर निगेटिव माहौल बन रहा है, चाहे वो फेड की बैठक को लेकर हो या बाकी सेंट्रल बैंक, सबका रुख सख्त है। सबका अभी एक ही फोकस है कि महंगाई को कम किया जाए। और फेड से अब ऐसी भी चिंताएं बढ़ गई है, 3% नहीं, 0.75% नहीं, बल्कि 1% ब्याज दरें यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, ये चिंता है। और दूसरी तरफ हाजिर में यहाँ पर पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए घरेलू बाजार में हाजिर में डिमांड कम है। इन सब के बीच में अब क्या लग रहा है, आपने 40,000 का जो टारगेट दिया था, ये कब तक अचीव हो सकता है और टाइम फ्रेम क्या है उसका? तो मैं अभी भी बेरिश हूँ गोल्ड पे, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेंड हो रहा है गोल्ड में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है डाउन साइड में। ये तो पहला जो मैंने 2 सितंबर को भी मैंने कही थी आपसे कि एक कोरिलेशन जो होता है गोल्ड का, जो इन्फ्लेशन रिलेटेड, गोल्ड की जो मेजर मूवमेंट जो प्रीमाइस होती है वो होती है इन्फ्लेशन हेज। तो अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो हम गोल्ड में जनरली इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा मानना होता है कि अगर स्टॉक्स डाउन हो जाते हैं तो गोल्ड में वैल्यू शूट अप हो जाती है, तो हमें कहीं ना कहीं हेज मिलता है। बट हमने लास्ट 7 मंथ्स में 2022 के स्टार्ट में भी हमने देखा कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही थी तब गोल्ड अपना शाइन लूज करते जा रहा था और गोल्ड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं वो कोरिलेशन ब्रेक हो गया था। अब कोरिलेशन ब्रेक होने के बाद हम देख रहे हैं कि चार्ट्स में भी ब्रेक डाउन आ गया है, गोल्ड के चार्ट्स में भी। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि नया ट्रेंड चालू हो रहा है गोल्ड में, जो शायद इस एसेट क्लास को और ज़्यादा करेक्शन कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में गोल्ड 40,000 का लेवल टच कर सकता है। ओके, यानी एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम इन्होंने बताया कि 1 से 1.5 साल में 40,000 तक सोना आ सकता है। हो सकते हैं कि कुछ अपमूव बीच में आपको दिखे, लेकिन वहां पर भी आपके लिए बेचने का भी मौका हो सकता है, क्योंकि लग रहा है 1 से 1.5 साल में कुणाल जी को लग रहा है कि 40,000 तक गोल्ड का भाव आ सकता है। आपने जो पैटर्न पिछली बार बताए थे वो 10 साल पहले इस तरह के पैटर्न बने थे, क्या उस तरह के पैटर्न अभी भी आपको दिख रहे हैं बनते हुए? अब 2022 में हैं हम तो। जी हाँ, एग्जैक्टली सेम। तो वो टाइम में जो चार्ट्स में पैटर्न बने थे, 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं, तब गोल्ड में डबल टॉप हुआ था। जो डबल टॉप एक पैटर्न होता है जब लॉन्गर टर्म चार्ट्स में फॉर्म होता है, तब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट पैटर्न होता है। उसके साथ में जब हम कहते हैं कि अगर उसका जो एक जोड़ीदार इंडिकेटर है RSI, अगर उसमें एक रिलेटिव वीकनेस आ जाती है या एक फर्स्ट वीकनेस की इंडिकेशन आती है, तब हम कहते हैं कि डबल कंफर्मेशन हो गया। तो प्राइस वाइज एक टॉप बन गया है एसेट क्लास में, और इंडिकेटर वाइज सबसे पहला इंडिकेशन आ गया कि उसमें वीकनेस आ गई है। तो ये दोनों लीथल कॉम्बिनेशन होते हैं। जब ऐसे स्टॉक्स या एसेट क्लास में किसी भी कमोडिटीज़ में बनता है, तब हम कहते हैं कि कमोडिटी का साइकिल पूरा टर्न हो गया है और वो एक एसेट क्लास जो है वो मेजर डाउन ट्रेंड में जा सकता है, जो कि गोल्ड के चार्ट्स में एविडेंट हो रहा है। ओके, तो यानी कुणाल जी की एक बेहतरीन एनालिसिस, उनको लग रहा है कि 1 से 1.5 साल ना जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर काफ़ी वीक दिख रहा है, और आने वाले समय में 40,000 तक भी गोल्ड के जाने की चिंता यहाँ पर दिख रही है कुणाल जी को। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सोने में जो हमने आपको एनालिसिस करके बताया था बिल्कुल सटीक साबित हुआ, और आगे भी किस तरह की चाल रह सकती है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मार्केट एक्सपर्ट्स की बाइट आपको सुनवा देते हैं। कोटक AMC के CIO हर्ष उपाध्याय का कहना है कि खराब ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण बाजार में उठापटक की आशंका बरकरार रहेगी। निवेशकों को इस समय कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर में निवेश करने की जरूरत है। अगर आज के दिन में अगर आप बाजार को एनालाइज करते हैं तो आपको कोई इंडिया स्पेसिफिक बड़ा सा नेगेटिव नहीं दिखेगा। जो भी नेगेटिव है, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट का जो माहौल है, ये सब ग्लोबल इश्यूज हैं। जरूर इंडिया पे भी थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन हमारा मानना ये है कि इंडिया बहुत डिफरेंटली प्लेस्ड है। इट्स अ ब्राइट स्पॉट इन द ओवरऑल ग्लोब। अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे, हम पहले भी 6-7% का इन्फ्लेशन मैनेज कर चुके हैं। हमारे इंटरेस्ट रेट्स इतने नीचे नहीं हैं। हमारे जो नेगेटिव रियल रेट्स हैं आज के दिन में वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अमेरिकी बाजार या यूरोपियन बाजार को देखते हैं। तो वहाँ पे ग्रोथ पे जो हिट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें लगता है कि वोलेटिलिटी तो शायद ज़रूर रहेगा जब तक ग्लोबल मार्केट्स में एक तरफ से ये सब सेंटिमेंट्स का इश्यूज या फंडामेंटल्स का इश्यूज रहेंगे। लेकिन इंडिया में जो आज के दिन में जो फंडामेंटल्स हैं और इकोनॉमी जैसे चल रहा है, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि इंडिया में इतना ज़्यादा मंदी करने का ज़रूरत है ऑन अ फंडामेंटल।
हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का जो इश्यू है या प्राइसिंग पावर पे जो इश्यू है या प्रॉफिटेबिलिटी पे जो इश्यूज हैं वो शायद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन डिमांड पे कोई ऐसा नेगेटिव असर आज के दिन में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक ही रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी थोड़ा बहुत असर हो सकता है। वो भी हमें लगता है कि सितंबर क्वार्टर तक ही रहेगा और वहाँ के बाद जो इन्फ्लेशन में गिरावट हमें देखने को मिला है कमोडिटी इन्फ्लेशन में, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। तो यानी कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी जो हर्ट हो रहा है वो ट्रांजिएंट इश्यू है, हमें नहीं लगता है कि ये बहुत लंबी देर तक चलेगा। और जैसे आपने बताया कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज के लिए तो डिमांड बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन हमें वैल्यूएशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ डिमांड की नहीं। तो ओवरऑल जहाँ जहाँ डिमांड ठीक है, जहाँ जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना नेगेटिव असर नहीं है इन्फ्लेशन का, और अगर वैल्यूएशन भी वहाँ पे महंगा नहीं है, तो वही सेक्टर्स है जो आपको आउट परफॉर्मेंस दिलवाएं। और फोकस में है सीमेंट कंपनियां। अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण पूरा कर दिया है और चेयरमैन गौतम अदानी का कहना है कि वो अगले 5 सालों में क्षमता दोगुनी कर देंगे। मर्जर से जुड़ी और भी डिटेल्स के साथ सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित बताइए। पूरा सीमेंट सेक्टर आज फोकस में है क्योंकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो अंबुजा एसीसी में करीब 20,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन करेगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस कैपेसिटी को वो डबल करना चाहते हैं अगले 5 साल में। अब एनालिस्ट के हिसाब से अंबुजा एसीसी एक वॉर चेस्ट बिल्ड कर रहा है मार्केट लीडर बनने के लिए, और ऐसे टाइम पे एक्विजिशंस काफ़ी फोकस में रहते हैं, और इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने एक लिस्ट निकाला है पोटेंशियल M&A टारगेट्स का अंबुजा एसीसी के लिए। अब पहले पॉसिबिलिटी में वो ये कहते हैं कि जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है 20,000 करोड़ का, अगर इससे ऑर्गेनिक एक्सपेंशन किया गया तो इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री का वो इंप्रूव नहीं होगा। अब ये फंड इन्फ्यूजन का अगर 50% एक्विजिशन के लिए रखा जाता है और 50% ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए रखा जाता है तो वो रिलेटिवली न्यूट्रल रहेगा इंडस्ट्री के लिए। बट अगर 100% फंड इन्फ्यूजन जो है वो एक्विजिशन के लिए लगाया जाता है तो इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है वो 73% पे चले जाएंगे 65% से। और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को लिस्ट आउट किया है जो अंबुजा एसीसी शायद अक्वायर कर सके। अब कुछ दिन पहले हमने केशोराम इंडस्ट्रीज़ को हाईलाइट किया था क्योंकि हमें अच्छी खासी अपमूव दिख रही थी शेयर प्राइजेस में, और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके पीछे। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने लिस्ट में केशोराम इंडस्ट्रीज़ को हाईलाइट किया है। उसी के साथ नोवोको, विस्तास, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट, सागर, हाइडलबर्ग, संघी और स्टार सीमेंट, तो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप और स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज को मॉर्गन स्टैनली ने लिस्ट आउट किया है जो पोटेंशियल M&A टारगेट्स हो सकते हैं अंबुजा एसीसी के लिए। बिल्कुल। और अंबुजा और एसीसी के अधिग्रहण पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ के काफ़ी मौके हैं, इसलिए हमने दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया। While India is the second largest producer of cement in the world, our per capita consumption is just 250 kilo compared to 1600 kilos of China. This is almost 7x headroom for growth. Furthermore, as several of the government's programs gather momentum, the long-term average growth in cement demand is expected to be 1.2 to 1.5 times the GDP. We anticipate growing at twice these numbers. Therefore, as our nation's growth story unfolds, with trillion-dollar investment in infrastructure and housing, cement is an attractive adjacency to our infrastructure business. और अब फोकस करते हैं पावर सेक्टर पर, और इस सेक्टर को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक REC की ओनरशिप पावर ग्रिड के पास जा सकती है, और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर सेक्टर में एक और बड़ा एक्विजिशन जो है वो देखने को मिल सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही पावर ग्रिड जो है
वो REC में मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकती है और ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव पर जो औपचारिक चर्चा जो है वो शुरू कर दी गई है। योजना ये है कि REC में PFC का जो स्टेक है जो कि 52.6% है उसे पावर ग्रिड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये योजना है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर जल्द ही ऊर्जा मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत करने वाला है और इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ इसी महीने, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कंपनियों के साथ भी इस मसले पर बैठक की जाएगी। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय का अपना ये असेसमेंट है ये मानना है कि REC और PFC को अलग अलग करने से पावर सेक्टर में जो लैंडिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि REC और PFC के एक्विजिशन के बाद दोनों ही कंपनियों की जो लैंडिंग क्षमता है वो प्रभावित हुई है, लिहाजा इनको अलग करना ज़रूरी है, ऐसा ऊर्जा मंत्रालय का मानना है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में PFC ने गवर्नमेंट का जो एंटायर स्टेक था 52.6% REC में, उसका अधिग्रहण कर लिया था करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम पे। एक्विजिशन से पहले REC और PFC की जो लैंडिंग कैपेसिटी थी अलग अलग, वो करीब 20 से 25% थी, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि दोनों ही कंपनियों का जो कंबाइंड लैंडिंग कैपेसिटी है एक्विजिशन के बाद वो करीब 25% के करीबी है, जो कि पावर सेक्टर के हिसाब से ठीक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि ये सभी के लिए विन विन प्रोपोजिशन होगा। एक तरफ जहां REC की तरफ से पावर ग्रिड को डिविडेंड का फायदा मिलेगा, वहीं REC PFC की जो मार्केट शेयर है उसको भी बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।